अभी हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, जिसकी कॉस्ट लगभग 650 करोड़ है और ये इसरो की हिस्ट्री में होने वाला सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मिशन है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि भारत चांद पे तीसरी बार क्यों जाना चाहता है, क्या कारण है कि भारत इसरो पे इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और भारत ने अपने पिछले मिशन से क्या सीखा है और क्या इम्प्लीमेंट किया है इस लॉन्च के अंदर। आज हम इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ही और कंटेंट्स लाने के लिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। आमतौर पे जब हम चांद की बातें करते हैं तो हमें लगता है कि चांद हमसे ज्यादा दूर नहीं है, बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो चांद हमसे बहुत ज्यादा दूर है। चांद सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, वो एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है। जब भी हम लोग मून लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका की छवि आती है, क्योंकि अमेरिका ही पहला कंट्री ऐसा था जिसने अपने लोगों को चांद पे भेजा था। बट ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अमेरिका से पहले यूएसएसआर चांद पे पहुंचा था, वो भी लूना 2 के साथ में, वो भी अपोलो 11 मिशन से करीबन 10 साल पहले। ये बात बिल्कुल सही है कि रशिया ने आज तक लोगों को चांद पे नहीं भेजा है, बट मून पे जाने वाले वो पहले थे। आज तक 3 ही कंट्री ऐसे हो पाए हैं जिन्होंने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की हो, जो कि है अमेरिका, रशिया और चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, यानी कि लैंड होने के बाद में जो स्पेसक्राफ्ट है वो बिल्कुल ही सही सलामत हो। इस प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्ट लैंडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद हम काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। जो काम आज के दिन में नासा कर रहा है और उससे काफी ज्यादा पैसे भी कमा रहा है, वो काम हम भी कर सकेंगे। 2008 के अंदर जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था तो वो मून तक पहुंच तो गया था, बट उसने एक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की थी। और आज से 4 साल पहले लॉन्च हुए चंद्रयान 2 का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो मून पे सेफ लैंडिंग करे। उस टाइम पे चंद्रयान का लॉन्च तो बिल्कुल ही सक्सेसफुल हुआ था और अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर्स की दूरी भी हमने सक्सेसफुली पार कर ली थी। पर जब उसकी बात लैंड करने की आई तो सिर्फ सरफेस से आधा किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम लोग सेफली लैंड नहीं कर पाए। हमारा प्लान तो ये था कि विक्रम रोवर 14 दिनों के लिए मून के सरफेस की स्टडी करेगा, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइसेस में खराबी आने की वजह से ये मिशन हमारा अधूरा ही छूट गया। चंद्रयान 3 इन सभी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना चाहता है और भारत के पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को दुनिया के सामने प्रूव करने की। और चंद्रयान 3 के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ही अमेजिंग भी, वो है उसकी लैंडिंग लोकेशन। आप ये तो जानते ही हैं कि अर्थ और मून एक वन साइडेड रिलेशनशिप में है। मीनिंग ये है कि मून की सिर्फ एक ही साइड हमेशा अर्थ की तरफ दिखती है और दूसरी साइड अर्थ से विजिबल नहीं होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो मून का 41% जो हिस्सा है वो हमेशा अर्थ से छिपा ही रहता है। सिमिलरली अगर हम बात करें मून के साउथ साइड की, तो वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े क्रेटर्स यानी कि गड्ढे मौजूद हैं जहाँ पे बिलियन ऑफ ईयर से सनलाइट पहुंची ही नहीं है। इन गड्ढों के बारे में स्टडी करने के बाद में हम ये जान सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है वो क्रिएट कैसे हुआ था। कुछ ऐसी मिस्ट्रीज की हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उनके जरिए। एट द सेम टाइम माना ये भी जाता है कि इन क्रेटर्स के अंदर बहुत सारा पानी भी छिपा हो सकता है, थोड़ा बहुत नहीं 100 ट्रिलियन टन के बराबर पानी। और साथ ही में यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि मरकरी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, सिल्वर हो गया और सोडियम हो गया। इनफैक्ट ये लोकेशन आने वाले टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है और इस लोकेशन के थ्रू हमें काफी सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो आज तक दुनिया से छिपी हुई थी। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कर लेते हैं कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, ऐसी क्या इंप्रूवमेंट्स चंद्रयान 3 में की हैं जो वो उससे बेटर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेलोड के बारे में। तो 2019 के अंदर जब हमने मिशन को लॉन्च किया था तो हमारा पेलोड 3 चीजों पर डिपेंड था, जिसमें लैंडर, रोवर और ऑर्बिटल, ये 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड था। और अब के मिशन में हमने थोड़ा इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही चीजें प्रेजेंट हैं, लैंडर और रोवर। 2019 के अंदर ऑर्बिटर ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था, इसलिए इस बार ऑर्बिटल को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं थी। नंबर 3 पे आता है पावरफुल लैंडर। हमने चंद्रयान 2 की मिस्टेक से काफी ज्यादा सीखा है।
हमने इस बार चंद्रयान 3 के लेग्स काफी ज्यादा मजबूत बनाए हैं ताकि वो इम्पैक्ट को काफी ज्यादा रजिस्ट कर पाए और अच्छे से सरवाइव कर पाए। पहले हमारा इंजन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसी वजह से लैंडिंग के टाइम पे वो अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे जहाँ पे एग्जैक्टली उतरना था वो उस स्पॉट से 750 मीटर दूर जाके गिरा। अब हमारे इंजन की कैपेसिटी को बढ़ाया गया है और साथ ही में उसमें हजार्ड डिटेंशन जैसा सिस्टम भी इम्प्लेंट किया गया है। नंबर 3 पे आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। हमारा मून एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय के जैसा देखा जाता है, जिससे कि हम काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जिनको आने वाले मिशंस के अंदर हम यूज कर सकते हैं। इनका यूज वेदर डिटेंशन के साथ साथ में एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी के बारे में भी हो सकता है। चंद्रयान 3 के अंदर एक शेप नाम का डिवाइस इम्प्लेंट किया गया है, जिससे कि हमारा अर्थ का जो डेटा है उसे रीड करके हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई ऐसा प्लेनेट है जो अर्थ की तरह ही हैबिटेबल हो, उसको जानने में हमारी हेल्प कर सकता है। नंबर 3 पे आता है लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 LVM-3 लॉन्च व्हीकल की वजह से भी काफी ज्यादा चर्चा में है, जो हमारे पहले लॉन्च व्हीकल से 30% ज्यादा कैपेसिटी रखता है और ये भी हमारे भारत के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसकी हेल्प से हमने ये प्रूव किया है कि हम हैवियर पेलोड को भी अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। अब नंबर 5 पे आता है कॉस्ट। हमने चंद्रयान 2 को लगभग 870 करोड़ की लागत में लॉन्च किया था। वैसे देखा जाए तो ये बाकी चीजों के कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा कम है, बट अब हम और ज्यादा एफिशिएंट बन चुके हैं और इस बार का जो टोटल बजट है, यानी चंद्रयान 3 का जो टोटल बजट है सिर्फ 615 करोड़ है। ये चीज प्रूव करता है कि हम कितने ज्यादा एफिशिएंट हैं। जब इन सब विषयों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस चीज के बारे में भी देखें कि क्या इसरो इन सब मिशंस को लॉन्च करके हमारे पैसों की बर्बादी कर रहा है। जब भारत ने मंगलयान को लॉन्च किया था तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून पब्लिश किया था और इस कार्टून के द्वारा हमारा बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया था। भारत एक उभरता हुआ देश है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कि डेवलप हो रहा है, बट उसके बावजूद भी ये स्पेस के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा कम ही रह जाता है। और जैसे ही भारत ने इन सब चीजों पे अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की तो ये चीज कुछ वेस्टर्न लोगों को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या इंडिया इन सब चीजों को अफोर्ड कर सकता है। चलिए क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। हम हर साल इसरो के ऊपर कितने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसरो के ऊपर सवाल आने वाले हैं ये सतीश धवन सर को पता था, इसीलिए जब वो इसरो के चीफ बने तब वो सिर्फ 1 रुपया सैलरी के तौर पे लिया करते थे और इसी एफिशिएंसी की लेगेसी इसरो आज तक कैरी करता आ रहा है। हम पिछले 20 साल से इसरो का जो बजट है वो हर साल बढ़ा रहे हैं, ये बात हकीकत है, बट ये हमारी जीडीपी का सिर्फ 0.8% ही है। जहाँ पे हम अपनी पोस्टल सर्विसेज को चलाने के लिए 36,000 करोड़ तक को इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आपको क्या लगता है इन पैसों से हमें क्या मिलता है? तो सबसे पहली बात तो हमें आंखें मिलती है हमारे पड़ोसी देश चाइना के ऊपर नजर रखने के लिए। चाइना को भारत से इतना ज्यादा लगाव है कि वो हर साल अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अंदर अपने लोग भेजता रहता है और धीरे धीरे अनियन स्लाइसिंग मेथड से भारत का थोड़ा थोड़ा हिस्सा चुराता रहता है। लेकिन इस चीज की जानकारी इसरो के सैटेलाइट्स हमारी सिक्योरिटी तक पहुंचा देते हैं। 10 से ज्यादा सर्वेलियन ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो चाइना की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखती हैं। जब 2019 के अंदर फैनी साइक्लोन आया था तो उसकी जानकारी भी इन्हीं सैटेलाइट्स ने हमको दी थी। इन्हीं सैटेलाइट्स की बदौलत हम 11.5 लाख लोगों को उड़ीसा से सेफली बचा पाए। आज के दिन में भले ही उड़ीसा डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर 1 बन चुका है, बट पहले ऐसा नहीं था। बट आज के दिन वो इस चीज पे पहुंच चुका है कि यूनाइटेड नेशंस तक ने ये बोला है कि उन लोगों से कुछ चीजें सीखो और बाकी देशों को भी ये सजेस्ट करता है कि हमें उड़ीसा के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। इसरो हमें हमारी ज्योग्राफी को स्टडी करके हमें उसका डेटा देता है, जिनसे कि हम किसानों को गाइडेंस देने जैसी चीजें भी कर सकते हैं। साइक्लोन्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक, इन जैसी चीजों की जानकारी मिलने की वजह से हम पहले से ही प्रिपेयर रह सकते हैं और उन जैसी आपदाओं से अच्छे से लड़ सकते हैं और होने वाले नुकसान को कई हद तक कम कर सकते हैं। और ये सभी चीज हमें हमारे सैटेलाइट्स की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। और यही नहीं, इसरो का जो बजट है वो नासा के बजट से 15 गुना कम है और इतना कम बजट होने के बावजूद भी इसरो के जो साइंटिस्ट है वो आपकी और हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसरो फॉरेन कंट्रीज के लिए भी काफी बार सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, जिसकी वजह से वो पैसे भी कमाता है।
आज तक हमने टोटल 28 कंट्रीज के लिए 239 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। पूरी दुनिया भारत के टैलेंट और एफिशिएंसी पे इतना विश्वास करती है और ये हमारे लिए एक बहुत ज्यादा गर्व की बात है। आज के दिन में अगर देखा जाए तो स्पेस एक मल्टी मिलियनर डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है और इस बार के मिशन से मून पे छिपे रेयर मेटल्स को हम फ्यूचर की ह्यूमैनिटी के लिए यूज कर सकते हैं। और यही नहीं, इसरो हमारी इकोनॉमी के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे काफी सारे स्टार्टअप्स को बूस्ट मिला है। आज के दिन में सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडस्ट्री एक 13 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाले 5 सालों के अंदर ये 24 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएंगे। और ये बात सारा भाई बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनको इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर भी कहा जाता है। जब नेहरू जी ने उनसे कहा था कि भारत एक गरीब देश है और हमारे पास में कई ऐसे सोशल प्रॉब्लम्स हैं और हम एक स्पेस प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके रिप्लाई में साराभाई ने उनसे कहा कि भारत एक गरीब देश है, भारत के पास में कई सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं और इसीलिए हमें जरूरत है स्पेस प्रोग्राम को भारत के अंदर लॉन्च करने की। उनका यही विजन था जिसकी वजह से आज इसरो इतना ज्यादा बुलंदियों पे पहुंच चुका है। जहां पे बाकी देश स्पेस का इस्तेमाल वेपनाइजेशन के लिए करते हैं, वहीं पे हम इसको ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। अब इस टॉपिक के बारे में आपका क्या नजरिया है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।